नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग को पिछले 4 लेक्चर में हम लोगों का जो दूसरा अध्याय था जिसका पहला टॉपिक था राष्ट्रपति, उसको डिटेल वाइज समझे। आपको एनसीईआरटी का इनपुट दिया गया, जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट था उसको डिटेल वाइज समझाने का हम प्रयास किए, जैसे चुनाव वाले के संदर्भ में। तो इस तरह से हम लोग 4 वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ फैक्चुअल डाटा को मिलाते हुए राष्ट्रपति जो टॉपिक था उसको समझने का प्रयास किए। अब इस वीडियो में 3 पेज के माइंड मैप से पूरे राष्ट्रपति को हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं फैक्चुअल डाटा के बेसिस पे। यहाँ आपको पता है माइंड मैप के थ्रू हम लोग बहुत कम टाइम में जो एक बड़ा चैप्टर होता है उसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे फैक्चुअल डाटा ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन्हीं फैक्चुअल डाटा के आधार पर हम लोग इसको याद करने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट भी हमको यहीं पे मिल जाता है, क्योंकि डिटेल जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट हम समझ चुके होते हैं। तो इन फैक्ट को जब पढ़ते हैं तो हमको सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे याद आ जाता है। और इस तरह से माइंड मैप के थ्रू बहुत ही लिमिटेड टाइम में बड़े चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। और अब लगभग समझ लीजिए कि आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आने वाले समय में हम लोग माइंड मैप से ही बाकी जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 16 पेज अभी आपका चला गया है, उसमें राष्ट्रपति तक ख़त्म कर दिए हैं। अब जो हमको लगता है और लगभग 16 या 17 या मान के चलिए 20 पेज ही चला जाए तो मोटा मोटी ऑन एन एवरेज हम लोग को लगता है 40 से 50 पेज में पूरा पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ डाटा आपका छूट जाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बना रहे होंगे, टेस्ट बना रहे होंगे, तो लगभग सारे टेस्ट आपके इस माइंड मैप को पढ़ने के बाद बन ही जाते हैं, है ना। चलिए, कुछ प्रश्न अगर नहीं बनता होगा तो वैसा तो सब जगह है। आप किताब ही पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ आपका क्या हो जाएगा, छूट जाएगा या भूल जाइएगा। किताब में होगा लेकिन भूल जाइएगा। लेकिन माइंड मैप को अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पे सारे डाटा हैं, एक जगह आपको सारे डाटा मिल रहे हैं, तो जल्दी क्या होता है, रिविज़न होता है। ज़्यादा रिविज़न आप कर पाइएगा। जल्दी रिविज़न होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। कम टाइम लगेगा तो ज़्यादा बार आप रिविज़न कीजिएगा। ज़्यादा बार रिविज़न कीजिएगा तो चांसेस कम है कि आपके जो क्वेश्चन है वो छूटेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग ये 3 पेज में जो राष्ट्रपति है उसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आप लोगों को पिछला 4 लेक्चर में जो कुछ बताया गया होगा वो आपको याद होगा। और जो थोड़ा बहुत भूल रहे होंगे, इस माइंड मैप या रिकैप वाले जो वीडियो है इसमें आपको वो सारा चीज़ भी याद हो जाएगा, है ना। क्योंकि वहाँ पे कम फैक्ट को हम लोग लंबे वीडियो में देख रहे थे, यहाँ पे सारे फैक्ट को एक ही वीडियो में समेट देंगे तो सब एक जगह क्या होगा, समराइज हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं संघ सरकार। तो संघ सरकार के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को डिटेल लेक्चर में बताया गया था कॉन्सेप्ट वाला में कि संघ सरकार आखिर होता क्या है और संघ सरकार के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो यहाँ पे उसी को दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत हम लोग 3 चीज को रखते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, और तीसरा होता है जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव आपको पता है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका मतलब जो भी काम है, जो भी नीति नियम है उसको एग्जीक्यूट करना यानी लागू करवाना, इसका काम होता है। लेजिस्लेटिव में क्या होता है, विधायिका विधि से बना है, कानून से बना है, तो इनका काम है कानून बनाना। और न्यायपालिका क्या करती है, कानून सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको वो देखती है। तो इस तरह से ये 3 पार्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। अब एग्जीक्यूटिव में अगर मोटा मोटी देखा जाए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव में हम सबसे पहले रखे हैं 2 पार्ट में इसको हम बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका। ये एनसीईआरटी में दिया गया था, जिसको स्क्रीनशॉट लगा के आपको हम पूरा डिटेल वाइज पढ़ा भी दिए थे। उसी को यहाँ पे माइंड मैप से समराइज करवा दे रहे हैं ना। चलिए, दूसरा पार्ट जो होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ था ना अस्थाई कार्यपालिका, तो वही चीज है। अस्थाई कार्यपालिका के अंतर्गत सिविल सर्विस आता है, जिसके बारे में आपको हम कह दें कि अगर आप यूपीएससी का, जेपीएससी का, बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का या छत्तीसगढ़ का या जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं उसके तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरह से आप जो है अस्थाई कार्यपालिका के पार्ट बनने वाले हैं अगर इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। और आप दिन प्रतिदिन जो नीति नियम बनाती है सरकार उसको लागू करवाने में अपना योगदान दीजिएगा। तो इस तरह से ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब समझ में आ रहा है। आप लोगों को बताया गया था। कार्यपालिका मतलब ये क्या करती है, जो भी नीति नियम है उसको लागू करवाती है। तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सरकार के जो भी नीति नियम है उसको क्या करती है, लागू करवाती है ना। तो वही चीज होता है परमानेंट। और एक होता है पॉलिटिकल में यहाँ पे देखिए ये सब इमेज का हम यूज किए थे ना पावर पॉइंट में, इसीलिए यहाँ पे भले छोटा इमेज आपको दिख रहा हो
हो, लेकिन ये सब इमेज आप बड़े रूप में देख चुके हैं। तो इस इमेज को थोड़ा सा भी अगर आप देखिएगा तो जो पावर पॉइंट में आप देखे हैं, डिटेल वाइज समझे हैं, वो आपको याद आ जाएगा। तो पॉलिटिकल में यहाँ पे देखिए मोदी कैबिनेट को यहाँ पे रखे हैं और यहाँ पे एक IAS का जो फोटो आता है गूगल में कोई भी रैंडम, वो यहाँ पे हम चिपका दिए हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब पॉलिटिकल में देख लीजिए, राजनीतिक में क्या हम देखे थे कि ये 5 साल के लिए आते हैं चुनाव जीत के, और उसके बाद अगर दोबारा चुनाव जीतेंगे तो आएंगे और नहीं तो नहीं आएंगे। तो 5 साल के लिए ये क्या करते हैं, आते हैं, तो ये अस्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं ना। अब इसमें प्रेसिडेंट आ सकते हैं, राष्ट्रपति आ सकते हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आ सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक सांकेतिक रूप में अगर हम देखें तो ये सब होते हैं। PM है, PM के बाद अटॉर्नी जनरल होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो कि सरकार का न्यायालय में क्या करते हैं, पक्ष रखते हैं। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, जिसकी सहायता से प्रधानमंत्री कोई भी नीति नियम को लागू करवाते हैं। तो इस तरह से ये था। उसके बाद है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। अब विधायिका के अंतर्गत हम लोग रखते हैं लोकसभा को, राज्यसभा को और संसदीय समिति यानी कि पार्लियामेंट कमिटीज। तो हम लोग पार्लियामेंट कमिटीज को अलग से पढ़ेंगे, डिटेल वाइज संसद के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के विशेषता पढ़ेंगे, राज्यसभा का विशेषता पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल पढ़ लेंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि विधायिका के अंतर्गत ये आता है और इसीलिए हम संसद के यहाँ पे फोटो चिपकाया है। तो इस तरह से ये फोटो देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो दूसरा पार्ट बोल रहा है विधायिका, यानी कि यहाँ पे विधि बनता है, कानून बनता है। और इसी में से एक पार्ट आपको बताए थे निकलता है जो कि कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं, भारत सरकार के रूप में है। जैसे कि प्रधानमंत्री या मोदी कैबिनेट जो है वो विधायिका या संसद में बैठती है, लेकिन कानून जो बनता है उसको लागू करवाने समय वहाँ पे संसद में जब बैठी तो वहाँ पे दोनों थे, पक्ष और विपक्ष दोनों। लेकिन जब कानून बना तो कानून को लागू करवाने में केवल और केवल सत्ता पक्ष और मंत्री जो हैं वही क्या करते हैं, अपना भागीदारी निभाते हैं, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। तो एक तरह से आपको बताया गया था कार्यपालिका संसद यानी विधायिका का ही क्या है, एक पार्ट है। और इस तरह से क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, NCERT में ये क्लियर भी किया गया था। तो चलिए ये चीज जान गया। जुडिशियरी आपको बताया गया, संघ सरकार के अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही, उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जब संघ सरकार दूसरा चैप्टर पढ़िएगा, या जो कि अभी हम लोग शुरू कर चुके हैं, उसमें ये सारा चीज हम लोगों को क्या कर रहा है, पढ़ना भी है डिटेल वाइज। अब यहाँ पे NCERT में जो दिया गया था कार्यपालिका के प्रकार, कार्यपालिका के जो प्रकार होते हैं वो विश्व में अलग अलग देखने को मिलते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार के कार्यपालिका हमको देखने को मिले हैं, जिसको NCERT में बहुत ही अच्छे से समझाया गया था, उसको हम समझाए भी थे। सबसे पहले होता है संसदीय कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होता है। दूसरा है अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और तीसरा होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब चलिए एक एक करके यहाँ पे आपको समझाते हैं कि आखिर ये तीनों क्या है। ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप करवा देते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, और इसके बारे में आपको पता होगा कि ये हम लोगों के बारे में है, यानी कि भारत इसका एक क्या है, एग्जाम्पल है। अब इसमें बताया गया है जो नॉमिनल हेड होता है, औपचारिक प्रमुख होता है, वो या तो राजा हो सकता है या कोई निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकते हैं। तो निर्वाचित व्यक्ति हमारे देश के संदर्भ में हम देखने को मिलता है, और राजा जो है वो ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, इस तरह के देश में देखने को, या भूटान हो गया, इस तरह के देश को देखने में मिलता है। तो ये संवैधानिक राजतंत्र कहलाएंगे अगर कोई राजा फैमिली से हम लोगों का औपचारिक हेड, नॉमिनल हेड आता है, देश का नॉमिनल हेड होता है। और अगर कोई एक व्यक्ति, निर्वाचित व्यक्ति आते हैं तो वो जो होता है वो संसदीय गणतंत्र कहलाता है। कहने का मतलब है देश का जो सर्व प्रमुख होता है, अगर कोई एक फैमिली, राजा फैमिली से आएगा तो वो क्या कहलाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। संविधान है लेकिन फिर भी हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो राज परिवार से आते हैं, तो इसीलिए संवैधानिक राजतंत्र होगा। और हम लोगों का क्या है कि हम लोगों का हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि देश या राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं वो हम लोगों के बीच से ही चुने जाते हैं, कोई राजा फैमिली से नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं संसदीय गणतंत्र। तो आप लोगों को डिटेल जब पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए भी थे, ब्रिटेन लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं, लेकिन हम लोग जो है लोकतंत्र भी है और गणतंत्र, यानी हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुने जाते हैं, कोई एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 फोटो हम यहाँ पे चिपकाए हैं। उम्मीद करते हैं इस फोटो से आप रिलेट कर पाइएगा। ये जो है ब्रिटेन के राजा हैं और ये हमारे देश की राष्ट्रपति जी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया है। अब यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र का एग्जाम्पल आपको NCERT में ही दिया गया था, जापान और ब्रिटेन। और उसके बाद संसदीय गणतंत्र, तो इसका एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, राष्ट्रपति का यहाँ पे फोटो चिपकाए, यानी कि भारत एक तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया था नॉमिनल हेड, यानी कि कहने के लिए हेड है लेकिन
ओरिजिनल जो पावर होता है वो राष्ट्रपति या राजा के पास नहीं होता है। ओरिजिनल जो हेड होता है, रियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था हमारे देश के संदर्भ में, प्रधानमंत्री मोदी यानी कि प्रधानमंत्री के पास जो होता है वो ओरिजिनल पावर होता है, रियल एग्जीक्यूटिव वही होते हैं। नियम को लागू करवाने में सबसे ज़्यादा पावर जो होता है वो प्रधानमंत्री के पास ही होता है, राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। लेकिन जो भी काम होता है वो किनके नाम पे होता है? राष्ट्रपति। इसीलिए इसको रबड़ स्टाम्प भी कहा जाता है, जो कि आगे अभी हम लोग देखेंगे भी। तो इस तरह से इसका पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का जो उदाहरण है वो कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। हम लोग का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे विद्रोह हो रहा है। ये चीज़ आप देखे भी, बांग्लादेश में हो चुका है, नेपाल में अभी हो रहा है, आपको पता भी होगा। तो इस तरह से ये इसी का क्या है? उदाहरण है। अब आगे हम लोग देखते हैं जो कि है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी कि अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। अब इसमें क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट और रियल पावर इन सर्टेन एरिया। जो भी हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनके पास कुछ पावर होता है जिसको लेके हम कह सकते हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखें संसदीय में, वो हेड ऑफ द स्टेट है लेकिन रियल पावर उसमें नहीं था। इसमें क्या बोला जाता है कि हेड ऑफ द स्टेट भी होंगे और रियल पावर भी होगा, लेकिन सभी में नहीं होगा, कुछ एरिया में होगा, सर्टेन एरिया में होगा। और ये जो होंगे वो निर्वाचित व्यक्ति होंगे, राष्ट्रपति होंगे। और इस तरह से जो दूसरे व्यक्ति होते हैं प्रधानमंत्री, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि सरकार के वो प्रमुख होते हैं। और ये जो है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन विथ कैबिनेट, जो भी दिन प्रतिदिन का ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक कार्य होता है उसको वो देखते हैं अपने कैबिनेट यानी कि मंत्री के सहायता से, मंत्रिपरिषद की सहायता से, जो क्या कहलाते हैं? प्रधानमंत्री। कहने का मतलब है अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति को थोड़ा पावर मिलता है। और इसी के बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे या पढ़े थे प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें टोटल पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो इस तरह से इसीलिए यहाँ पे सेमी वर्ड क्या कर गया है, जुड़ा है। यहाँ पे फुल पावर तो नहीं है, लेकिन हाँ सर्टेन एरिया पे उसको पावर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के जैसा नहीं है कि टोटल पावर जो है वो पीएम के पास होता है, ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह से दिया गया। इसका एग्जाम्पल में फ्रांस है, रूस है, पुर्तगाल है, श्रीलंका। रूस सबसे यहाँ पे चर्चित देशों में रहता है और उम्मीद करते हैं हर कोई जानते हैं पुतिन के बारे में। तो यहाँ पे हम पुतिन का यहाँ पे फोटो लगा है, यानी कि इनको एक्सटर्नल मामले में खासकर सबसे ज़्यादा पावर होता है। और आप देखे होंगे रूस के बारे में प्रधानमंत्री का कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख होता नहीं है। हमेशा जब उल्लेख होता है वो तो राष्ट्रपति का ही उल्लेख होता है। तो ऐसा नहीं है कि रूस में प्रधानमंत्री नहीं है, पद नहीं है, लेकिन फिर भी जो पावर है वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। तो विश्व संदर्भ में या वैश्विक संदर्भ में जो नाम का उल्लेख होता है वो किनका होता है? तो पुतिन का होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक प्रणाली। इसमें क्या होता है? निर्वाचित व्यक्ति ही राष्ट्रपति होते हैं और ये सरकार के भी प्रमुख होते हैं और राष्ट्र के भी प्रमुख होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। तो सरकार के भी ये प्रमुख हो गया और देश के भी प्रमुख हो गए। तो उम्मीद करते हैं भारत से आप इसको डिफरेंस कर पा रहे हैं। हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। और सरकार के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं, जिनके पास रियल पावर होता है। तो ये जो है इनके पास पूरा पावर है, मतलब ये राष्ट्रपति और फुल्ली पावरफुल है। यहाँ के राष्ट्रपति के जैसा, भारत के राष्ट्रपति के जैसे नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पावर के रूप में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री से हम इनका क्या करते हैं? तुलना करते हैं। वैसे भी आप देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप का ही बात होता है। वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू और ट्रंप के बारे में आप नहीं देखेंगे, क्योंकि ओरिजिनल जो पावर है वो हमारे देश में प्रधानमंत्री को ही मिला हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका अमेरिका का, फिर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, नाइजीरिया। वैसे तो बहुत सारे देश हैं विश्व में, लेकिन एक मोटा मोटी एग्जाम्पल आपको देने का हम प्रयास किए, जो कि यहाँ पे आपको NCERT में भी कुछ बहुत देखने को मिला था और बाकी जो है हम गूगल करके आपको यहाँ पे बताए थे। तो ये हो गया था आपका फर्स्ट लेक्चर में, इतना सारा चीज़ हम बताए थे जिसको यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिए। आपको खुद से पढ़िएगा तो बहुत कम, अभी हमको भले यहाँ पे 12-13 मिनट यहाँ पे लग गया, लेकिन खुद से पढ़िएगा तो आप 2 मिनट में इसको क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है जो सेकेंड लेक्चर में पढ़े थे, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक आपको बताया गया था, उसको यहाँ पे रिकैप करवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं अनुच्छेद आपको तो वैसे ही उसी लेक्चर में याद करवा दिए थे हम, आप याद करने का प्रयास किए होंगे तो ऑलरेडी आपको याद हो चुका होगा, है ना। यहाँ पे एक बार और रिकैप हो जाएगा, तो अगर थोड़ा बहुत भूल रहे होंगे तो याद हो जाएगा। अनुच्छेद 52, यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा, किस अनुच्छेद से कहाँ तक
उल्लेख किया गया है। तो 52 से यहाँ पे 62 देखने को मिलेगा। फिर 72 के बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पे क्षमादान के बारे में है, और बीच बीच में तो राष्ट्रपति का उल्लेख होता ही रहता है, लेकिन एक सीरियल वाइज में देखिए तो 52 से 62 आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद 72 जो है क्षमादान से संबंधित है। उसके अलावा भी अनुच्छेद 123 है, अनुच्छेद 108 है जो संयुक्त अधिवेशन है, फिर 123 है अध्यादेश है। इस तरह से राष्ट्रपति का कहीं इतना बड़ा पद है तो कहीं ना कहीं तो उल्लेख बीच बीच में होता रहेगा, लेकिन एक मतलब रेगुलर वे में देखा जाए तो यहाँ पे 52 से 62 हमको देखने को मिलता है। चलिए, तो 52 में क्या बोलता है, देश का एक ही राष्ट्रपति होगा, 2-3 राष्ट्रपति नहीं होगा। तो सिंपल सा है, चूंकि शुरुआत यहाँ पे 51A तक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है वो हम लोगों का मूल कर्तव्य, नागरिकों का क्या कर्तव्य है वो 51A में था। 51 के बाद जैसे हम 52 में जाते हैं वैसे संघ सरकार शुरू होता है, और संघ सरकार का सबसे हेड जो हम कह सकते हैं पोजीशन होता है या सबसे टॉप पोजीशन होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। तो यहाँ पे 52 जो है प्रेसिडेंट से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे देश का एक ही राष्ट्रपति होगा, 2-3 राष्ट्रपति नहीं होगा। जैसे कि देश में बहुत सारे सीएम होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति एक ही होते हैं, प्रधानमंत्री भी एक ही होते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे अनुच्छेद 52 में दिया गया था। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है, संघ की कार्यपालिका जो भी शक्ति है वो किस पे निहित होगी, राष्ट्रपति पे निहित होगी। लेकिन यहीं पे आगे हम जब पढ़ रहे थे तो सेकंड थर्ड पैराग्राफ में आपको बताया गया था कि क्लियर कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति इस पावर का उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगी। लेकिन ज्यादातर तौर पर यही देखा जाता है कि वो स्वयं अपने पावर का यूज नहीं करती, अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी है उसके सहायता से वो अपने पावर का यूज करती है। तो इस तरह से हेड ऑफ द स्टेट तो ये है, लेकिन संवैधानिक और औपचारिक सर्वोच्च है, जो कि अभी आपको संसदीय प्रणाली में देखने को मिला, और वही प्रणाली को हम लोग अपनाए हैं। इसलिए ये संवैधानिक और औपचारिक हेड तो है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किनके पास होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसीलिए यहाँ पे कहा गया था कि ये प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट का कंधा किनके पे होता है, प्रधानमंत्री के कंधों पे होता है। यानी प्रधानमंत्री जहां जहां कहेंगे वो अपना रबड़ स्टाम्प यानी अपना स्टाम्प क्या करेंगे, मारेंगे। तो इस तरह से रबड़ स्टाम्प का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है या से तुलना किया जाता है राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। तो ये था अनुच्छेद 53। फिर अनुच्छेद 54 क्या कहता है, यहाँ पे जैसे आप इस इमेज को देखिएगा तो याद आ जाएगा कि हाँ, यहाँ इलेक्शन के बारे में क्या किया गया है, बात किया गया है, निर्वाचन के बारे में बात किया गया है। तो निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं यानी निर्वाचन में भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं वो संसद के निर्वाचित जो भी सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के, राज्य विधानसभा के और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के, वो इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। कहने का मतलब है जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं वही इलेक्शन में भाग लेंगे। अगर कोई नॉमिनेटेड है, हम बताया था ना, राष्ट्रपति है अगर किसी को नॉमिनेट करेगा, हम कहेंगे कि हम राष्ट्रपति कैंडिडेट बनने वाले हैं, हम तुमको क्या करेंगे, नॉमिनेट कर देंगे। जैसे राष्ट्रपति बनेंगे तो हम ही को वोट देगा ना, तो वो पक्षपात हो सकता है। इसीलिए बोला गया नॉमिनेटेड कोई भी मेंबर को यहाँ पे हम इलेक्शन में भाग लेने नहीं देंगे। जो भी इलेक्टेड मेंबर है वही यहाँ पे क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छे से घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। निर्वाचित वर्ड हटा देगा और खाली लिखेगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के सभी सदस्य, ऐसे लिख देगा। सभी सदस्य नहीं, केवल और केवल कौन, निर्वाचित सदस्य जो कि इलेक्टेड है वही इस इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। तो याद रहेगा संसद के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों, राज्य विधानसभा की जितने भी निर्वाचित मेंबर हैं वो इसमें भाग लेंगे, और दिल्ली और पुदुचेरी यहाँ पे है कि विधानसभा के सदस्य हैं। आपको जब डिटेल पढ़ाया जा रहा था तो उस समय बताया गया था, आरटीआई किया गया था और पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश जो कश्मीर है उसको यहाँ पे जो है भागीदारी दिया गया है कि नहीं। तो वहाँ पे स्पष्ट कोई जानकारी नहीं दिया गया और बोला गया कि आप आर्टिकल 54 पढ़ लीजिए, है ना। तो 54 में केवल दिल्ली और पुदुचेरी के बारे में उल्लेख है, जिसको संविधान संशोधन 70वें से जोड़ा गया है जो कि 1992 में किया गया था। दिल्ली कश्मीर का कोई उल्लेख है नहीं, इसलिए अभी कहा गया था कि अगर ऑप्शन में कश्मीर आता है तो आप उसको अभी नहीं मान के चलिएगा, क्योंकि आरटीआई में भी कश्मीर को इसका पार्ट होगा ये स्पष्ट कहीं बताया नहीं गया है ना। जब बताया जाएगा तब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये डिटेल वाइज आपको जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे। अब यहाँ पे अनुच्छेद 55 आता है। अब अनुच्छेद 55 में यहाँ पद्धति दिया गया है कि प्रोसेस क्या होगा, कि किस पद्धति से जो है वो हम राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। हम लोगों को जो सामान्य पद्धति है आसपास में जो देखते हैं लोकसभा और विधानसभा में, वो क्या होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाता है वही क्या बन जाता है, उस सीट का जो अधिकारी है वो कर सकते हैं, या सांसद या विधायक बन जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं देखे थे, यहाँ पे देखे थे
समानुपातिक यहाँ पे बनता है, मतलब जिस अनुपात में आपको वोट मिलेगा उसी अनुपात में आप जो है सीट जीतिएगा। ये इजराइल का आपको क्या किया गया था, एग्जाम्पल देके बताया गया था, और इसी को पहला लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बना के पूरा डिटेल वाइज समझाए थे कि समानुपातिक चुनाव क्या होता है और जो ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाते हैं, वो प्रणाली क्या है। तो ये कंपेयर करके आपको बताया गया था। तो ये सब सारा कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिए हैं। तो फैक्ट याद कर लीजिए कि निर्वाचन पद्धति में चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है और एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। यानी कि किसी को हम क्या करते हैं, मतदान किसको दे रहे हैं ये बताते नहीं है। और एकल संक्रमणीय में बताए थे कि आपका ही एक ही वोट है, लेकिन वो क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है, संक्रमण होते रहता है। यानी कि हम जो है चाहते हैं कभी ए राष्ट्रपति बने, अगर ए राष्ट्रपति नहीं बन पा रहा है तो मेरा जो मत है ट्रांसफर हो जाएगा कहीं बी में या सी में, कहीं डी में, इस तरह से हो सकता है। मतलब मत एक ही व्यक्ति दिया लेकिन वही वोट या मत जो है वो ट्रांसफर होते रहता है और इस तरह से 50+ जिसको वोट आएगा वही राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही सीट के बारे में बात किया जाता था। और राज्यसभा के संदर्भ में आपको हम बताए थे तो वहाँ पे देखा जाता था कितना सीट है, 4 सीट है कि 5 सीट है, और उसके अनुसार आपको फॉर्मूला बताया गया। तो जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी माइंड मैप में भी उसको इंक्लूड कर देंगे, अभी नहीं किए हैं क्योंकि वो राज्यसभा के बारे में था, यहाँ पे हम राष्ट्रपति के बारे में। तो निश्चित मतों का भाग जो है यहाँ फॉर्मूला दिया गया राष्ट्रपति का, कुल वैध मत जो भी वैध मत है वो, और 1+1। तो यहाँ पे एक, क्योंकि राष्ट्रपति का एक ही पद होता है इसलिए 1 लिखा गया है, और राज्यसभा का अगर 4 पद होता तो यहाँ पे 4 लिखते हैं ना। तो इस तरह से दोनों लगभग क्या है, बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग करते हैं। और आपको क्या होता है, अनुच्छेद 55 जो है यहाँ पे बताता है निर्वाचन पद्धति। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव है, इसी इमेज को हम लोग क्या किए थे, यूज किए थे। अब आगे दिया गया है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में यहाँ पे बताया गया है कार्यकाल। कार्यकाल कितना साल होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक ना। फिर अनुच्छेद 57 है, यहाँ मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल जब भी शपथ लेंगे उससे 5 साल वो क्या करेंगे, अपने पद पर रहेंगे। लेकिन एक बात और भी क्लियर किया गया था कि जब तक दूसरे राष्ट्रपति ना आ जाए तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे, वो पद को त्याग नहीं करते हैं, है ना। मतलब इतना बड़ा पद है, आप उसको खाली कैसे कर सकते हैं। अनुच्छेद 57 बोलता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, यानी राष्ट्रपति दोबारा क्या हो सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं, चाहे जितने बार भी, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। अमेरिका के संदर्भ में यहाँ पे बताया गया है कि 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो ट्रम्प जो है वो इस बार के बाद राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। फिर यहाँ एलिजिबिलिटी दिया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए। तो पात्रता में दिया गया है सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा दिया गया है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। फिर है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य, यानी कि वो मेंबर जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो लोकसभा का मेंबर भी बन सके, इस योग्य होना चाहिए। फिर यहाँ पे 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल बताए थे। 50 प्रस्तावक मतलब हम प्रस्ताव करते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति मिले, और उस प्रस्ताव का अनुमोदन जो है वो और 50 लोग करेंगे, तभी जाके आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं। कम से कम आप राष्ट्रपति का इलेक्शन में सांसद और विधायक आपको वोट देने वाले हैं, तो 50 सांसद और विधायक आपके पक्ष में होने चाहिए ना, नहीं तो सब कोई क्या करता, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चला जाता है। जमानत राशि आपको 15,000 जमा करना है। अगर 1/6 मत भी, वैध मत का 1/6 मत भी अगर आपको प्राप्त नहीं होता है तो आपका जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगा। यानी कि आप बिना मतलब के यहाँ पे क्या करने आए थे, राष्ट्रपति चुनाव में जो है परेशानी उत्पन्न करने के लिए आए थे। अनुच्छेद 59 में बोलता है संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, उपलब्धियां भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है उसके कार्यकाल के दौरान। मतलब अगर आज ज्वाइनिंग हम किए और हमारा वेतन 1 लाख है तो जब तक हम ज्वाइन रहेंगे वहाँ पे 80,000 नहीं किया जाएगा, 1,20,000 हो सकता है, कम नहीं किया जा सकता है ना। तो ये चीज़ कहा गया है। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में कहा गया है संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं। अब राष्ट्रपति बन गए हैं तो इसके बाद लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य कैसे रहिएगा, सीधा सा मतलब लॉजिक है। लाभ के पद के बारे में आपको बताया गया था कि ये समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पता चलता है, या है ना, ये से हम लोग देखते हैं कि लाभ का पद क्या है और क्या नहीं है। संविधान में इसका कोई परिभाषा नहीं दिया गया है, ठीक ना। लाभ का पद के बारे में ऐसा बताया गया था, जो कि डिटेल में भी हम बताए थे कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का पद भी आप ले ले और कोई ऐसा भी पद ले ले जहाँ से वेतन वगैरह आपको मिल रहा है और डायरेक्ट उसका प्रभाव सरकार से है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 60 जो कि शपथ के बारे में बोलता है। शपथ कौन देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे यही इमेज का हम प्रयोग पावर पॉइंट में भी किए थे। उसकी अनुपस्थिति में अगर वो नहीं है, चीफ जस्टिस और CJI नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे बड़े न्यायाधीश होंगे, ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वही क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अनुच्छेद आपका 60 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो देखते हैं वो अनुच्छेद 61 से देखते हैं।
अनुच्छेद 61 में आपका महाभियोग के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि राष्ट्रपति इतना बड़ा इतना बड़ा पद होता है, इतना पावरफुल पद होता है, तो अगर ये कुछ गलत करेंगे तो इसको हटाने का भी हमको क्या होना चाहिए, हमारे पास उपाय होना चाहिए। तो वो चीज़ दिया गया अनुच्छेद 61 में। 61 में कहा गया है महाभियोग के द्वारा, महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब इसका कारण बस एक ही दिया गया है, संविधान का यदि उल्लंघन करते हैं राष्ट्रपति तभी उनको हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान का उल्लंघन क्या है ये कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो इस तरह से अभी तक इम्पीचमेंट किसी राष्ट्रपति के ऊपर लाया भी नहीं गया है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोसेस पूछा जाता है, प्रोसेस आपको याद रखना है। अगर किसी तरह से अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाए तो उसका क्या प्रोसेस होगा। लोकसभा या राज्यसभा में सबसे पहले आरोप पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, इम्पीचमेंट ला रहे हैं, तो उस सदन का, जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस सदन का 1/4 हिस्सा का सदस्य का है सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब हमसे पर्सनल दुश्मनी हो गया और हम इम्पीचमेंट ले आए, ऐसा थोड़ी होगा। कम से कम 1/4 मेंबर जो है, यानी कि लगभग 25% जो मेंबर है उसका सिग्नेचर चाहिए, तब आप उस प्रस्ताव को उस सदन में ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा। तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही आ सकता है, या ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में आ सकता, कोई सदन में भी आ सकता है ना। राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस देना होगा कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट ला रहे हैं, ताकि उनको भी पता हो कि हमारे खिलाफ इम्पीचमेंट आ रहा है, तो वो अपने पक्ष में जो भी बात रख सकते हैं वो रखने के लिए तैयार होंगे। आगे दिया गया, यदि महाभियोग का प्रस्ताव बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है, तो जिसे भेजा जाता है तो इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। यानी कि दूसरा सदन, मान के चलिए लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में चला गया, तो राज्यसभा क्या करेगा, जो भी आरोप लगा है उसका जांच करवाएगा। या राज्यसभा से लोकसभा में गया है तो लोकसभा क्या करवाएगा, जांच करवाएगा। तो इस तरह से दूसरा सदन में उस प्रस्ताव को लाने से पहले जांच किया जाता है, और जांच करने के बाद यदि जांच में सही पता चलता है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो दूसरा सदन में आएगा। और दूसरे सदन में आने के बाद यदि फिर से बहुमत से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से क्या हो जाएगा, अपने आप वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे पूछा जाता है कि इस महाभियोग प्रक्रिया में कौन लोग भाग नहीं लेते हैं, जो कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। यानी कि इलेक्शन के समय भाग तो लेते हैं, लेकिन पद से हटाने के समय भाग नहीं लेते हैं। तो कौन नहीं लेते हैं, केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, यानी स्टेट का कोई भी विधानसभा का सदस्य नहीं जाएगा इम्पीचमेंट के दौरान। और जो दिल्ली और पुदुचेरी के बारे में बात की थी, उनके भी विधानसभा के सदस्य जो है इम्पीचमेंट के दौरान कोई उनका भागीदारी नहीं होता है। अब चलिए 62 में दिया गया है पद की रिक्तता, यानी कि राष्ट्रपति का पद जो है कितने प्रकार से क्या हो सकता है, खाली हो सकता है। तो बहुत सारा प्रकार था, जिसमें 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया, या त्यागपत्र दे दिए, या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया, मृत्यु कर दिया गया, मृत्यु हो गया, या निर्वाचन क्या हो गया, अवैध हो गया। तो ये सब कारण आपको बताया गया था। तो कारण यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं कि पद कितने प्रकार से हट सकते हैं, वो सब लॉजिकली है, आप सोच सकते हैं। तो अगर पद से वो हट गए तब क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर उनको क्या करना है, राष्ट्रपति पद के लिए जो कैंडिडेट है उनको चुन के लाना है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति, CJI या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं। मतलब अगर उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, अगर वो नहीं है तो CJI बनेंगे, वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश है वो क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी कितने प्रकार से पद उनका रिक्त होता है ये तो जो है बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, ये आप खुद भी जान जाइएगा। राष्ट्रपति की शक्ति और कर्तव्य जो दिया है वो दिया गया है। तो पावर में दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव यानी विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, फिर कूटनीतिक है, डिप्लोमेटिक है, सैन्य शक्ति है, आपातकालीन शक्ति। एक एक करके यहाँ पे सारे शक्ति को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में बोला जाता है भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उन्हीं के नाम पे किया जाता है, मतलब सारा काम जो है राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। अब ये बहुत सारे लोगों का नियुक्ति भी करते हैं, अपॉइंटमेंट भी करते हैं। तो किनका किनका अपॉइंटमेंट करते हैं, प्रधानमंत्री उनके मंत्रियों का करते हैं, महान्यायवादी का करते हैं, अटॉर्नी जनरल जो थे, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, अन्य चुनाव आयुक्त हो गया, महालेखा और नियंत्रक परीक्षक जो है जिसको कैग हम कहते हैं, वहाँ के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संदर्भ में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आयोग के संदर्भ में, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पद है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति दिया जाता है। वो सारे पद, किसी भी क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो वो राष्ट्रपति ही करेंगे। जो गांव का यहाँ पे हम फोटो चिपकाए हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो पावर होता है वो भी राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में
आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं विधायी लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि कानून बनाने के संदर्भ में क्या उनके पास पावर है। तो पहला चीज दिया गया है, संसद की बैठक बुला सकते हैं अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। तो संसद का बैठक अगर बुलाना होगा तो वो बुला सकते हैं, लेकिन सारा चीज में आपको कॉन्सेप्ट हमको दिए थे। जो भी ये काम करते हैं बैक में प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जैसा करते हैं वैसा ही ये करते हैं। यानी कि संसद का बैठक बुलाना है तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उनको बोले होंगे तभी वो बुला रहे हैं। कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। अगर सरकार कहे कि हमको नया से इलेक्शन लड़ना है तो वो लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं। राज्यसभा तो रेगुलर सदन है, वो विघटित होता नहीं है, लोकसभा हो सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान अनुच्छेद 108 के तहत कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है, टेस्ट अगर बनाए होंगे तो आपको पता चला होगा। तो अगर कोई मुद्दे पे दोनों सदन को जमा करना है तो वो दोनों के लिए दोनों को एक जगह जमा होने के लिए संयुक्त अधिवेशन का क्या करते हैं, आह्वान भी करते हैं। और आपको ये भी बताया गया था संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत नॉमिनेट करते हैं। संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश अनुच्छेद 130 जारी कर सकते हैं। यानी संसद यदि सत्र में ना हो तो उस समय कोई कानून बनाना जरूरी है तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर कानून बना सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस है उसके बारे में कहा गया है कि ये अधिकतम अवधि इसका कितना महीना होगा, 6 महीना, और संसद की मंजूरी ना मिलने की स्थिति से 6 हफ्ते। तो इसको डिटेल में हम बताए थे कि जैसे आज बैठक हुआ तो आज से 6 हफ्ता गिनेंगे। 6 हफ्ते के अंदर जो है आपको मंजूरी मिल जाना चाहिए। और बैठक नहीं हुआ तो रेगुलर जो है वो 6 महीने तक ही इसका क्या होता है, वैलिडिटी होता है। तो 6 महीने के बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई ना कोई सेशन आ ही जाता है, इसलिए 6 महीने का गैप जो है वो देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे दिया गया है कैग हो गया, यूपीएससी हो गया या फाइनेंस कमीशन हो गया, एफसी फाइनेंस कमीशन याद रखिएगा। अन्य रिपोर्ट जो है संसद के समक्ष रखते हैं। मतलब बहुत सारे आयोग जो है अपने वर्ष भर का रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष क्या करती है, रखती है। अब है फाइनेंशियल पावर, पैसा से संबंधित इनके पास क्या पावर है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए आपको यह भी बताया गया था धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बजट बोलते हैं को संसद के समक्ष कौन रखते हैं, तो प्रेसिडेंट ही रखते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्तीय आयोग का गठन कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत की आकस्मिक निधि से अगर अदृश्य तो अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करना हो तो राष्ट्रपति की सहायता से ही किया जा सकता है। अब है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को क्या करता है, नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी विधि पर सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, है ना। और ये सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, ये भी कहा जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ सलाह मशवरा लेना हो राष्ट्रपति को तो वो मांग सकते हैं, लेकिन ये चीज़ भी क्लियर किया गया है कि वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत इनको प्राप्त है। इसको तो डिटेल वाइज अभी देखने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये रिपीट हो जाएगा। कूटनीतिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संध्या समझौता राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, लेकिन बैक में कौन खड़ा रहते हैं, प्रधानमंत्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, वो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। युद्ध का आरंभ करना, समाप्ति का घोषणा करना, ये सभी राष्ट्रपति के पास पावर है। फिर इमरजेंसी पावर जो है, आपातकालीन शक्तियां हैं, तो इसको हम बोले थे कि 3 मतलब एक चैप्टर में तीनों को अलग से डिटेल वाइज पढ़ना है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, 365 का इसमें प्रावधान है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 है। तो इस तरह से इमरजेंसी पावर भी राष्ट्रपति के पास होता है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखे थे, जिसके बारे में फिर से अभी भी हम बता दिए कि इसको हम लोग डिटेल वाइज एक अलग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोगों का ये लास्ट पेज है और लास्ट पेज में जो भी चीज़ दिया गया है उसको समझते हैं, और इस तरह से हम लोगों का ये जो चैप्टर है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, पावर पॉइंट से। तो आधा घंटा में देखिए लगभग बहुत सारा चीज़ खत्म हो चुका है, और ये पढ़े हुए हैं आप लोग, इसीलिए बहुत ज़्यादा इससे परेशान नहीं है। हाँ, अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा लग सकता है कि पता नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई नहीं भी पढ़ा हुआ है, चूँकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाता है, तो उनको भी समझ में आ जाए, है ना। चलिए, राष्ट्रपति को वीटो पावर मिला है। मतलब इसको एग्जांपल दिए थे क्लास में, अगर सभी विद्यार्थी चाह रहे हैं कि टीचर्स डे मनाया जाए, लेकिन अगर टीचर कह दे कि टीचर्स डे नहीं मनाएंगे, तो टीचर्स के पास क्या हो गया, एक वीटो पावर हो गया कि सब कोई बोल रहे हैं, बहुमत है, लेकिन फिर भी उस बहुमत को भी आप क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो इस तरह का कुछ पावर यहाँ पे राष्ट्रपति के पास देखने को मिलता है, जो कि अनुच्छेद 111 में देखने को मिला है। और ये सवाल भी पूछा गया, तो याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 111 क्या बोलता है, राज्यसभा से लोकसभा द्वारा, दोनों सदन द्वारा अगर पारित विधेयक है तो वो कहाँ पे जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति के पास 3, यहाँ पे राष्ट्रपति जो है उनके पास 3 ऑप्शन होता है। पहला तो स्वीकृति दे दे, मामला खत्म हो जाएगा कि ठीक है, दोनों सदन से
विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति स्वीकृति दे दिए, वो बिल जो है यानी विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख लेता है, मतलब अपने पास सुरक्षित, संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो ये 3 कंडीशन है राष्ट्रपति के पास, यदि राष्ट्रपति के पास दोनों सदन द्वारा पारित एक विधेयक जाता है। तो अब देखिए वीटो, तो सबसे पहला वीटो है, इसको बोलते हैं अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। बोलता है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय को ये क्या कर लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं। यह वीटो निम्न 2 मामलों में देखने को मिलता है, और इस तरह से यहाँ पे तीर छीन करके मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे हम बनाए। पहला मामला है गैर सरकारी सदस्य के विधेयक के संबंध में, यानी हम आपको बताए थे यदि कोई मंत्री पद में नहीं है, जिसको हम गैर सरकारी सदस्य कहते हैं, और वो सरकार का भी मतलब हम ये एग्जाम्पल भी दिए थे, बीजेपी का ही कोई सांसद लेकिन मंत्री नहीं है, तो वो गैर सरकारी सदस्य कहलाएगा। तो अगर वो कोई विधेयक ला रहा है तो सरकार बोल सकती है कि इसका विधेयक को आप क्या कीजिए, साइन मत कीजिए, दोनों सदन से पास हो गया है, फिर भी वो साइन नहीं करवाने देगा। अगर उस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं वो अच्छा लगेगा सरकार को, तो किसी मंत्री के द्वारा पेश करवाएगी, गैर सरकारी विधेयक क्यों पास होने देगी। तो ये एक लॉजिक था। दूसरा है जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति देने की सलाह दे कि आप जो है वीटो का क्या कीजिए, पावर कीजिए। तो इसको एग्जांपल दिए थे, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है, मान के चलिए ये कोई बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा के राष्ट्रपति तक भेज दिए, लेकिन इसी बीच गवर्नमेंट गिर जाती है और दूसरा जो सरकार आता है उसमें मोदी का बहुमत नहीं रहता है, राहुल गांधी का रहता है। तो राहुल गांधी राष्ट्रपति के पास जो गया है ये विधेयक, उसको कहेंगे कि इसमें आप साइन मत कीजिए, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कीजिए, अपने पास मामला जो है सुरक्षित रख लीजिए, ये जो बिल है समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने पास अगर रख लेगी तो क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा ना, क्योंकि राष्ट्रपति के कोई लिमिटेशन भी दिया नहीं गया है कि टाइम लिमिट की आपको 6 महीने में राय देना है या नहीं देना है, ऐसा कोई नहीं है, या 3 महीना 2 महीना, ऐसा कोई लिमिटेशन ही नहीं है ना। तो यहाँ पे इसीलिए ये ऑब्सोल्यूट वीटो जो है यहाँ पे राष्ट्रपति का एक पावर है। फिर है क्वालिफाइड वीटो, बोलता है विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त की जा सके, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में विशेष सिद्ध वीटो का कोई महत्व नहीं है। मतलब राष्ट्रपति कभी कभी क्या करती है, कुछ चीज़ों में बदलाव के लिए पुनर्विचार के लिए सदन में भेजती है। अब पुनर्विचार के लिए सदन में जब भेजेगी तो उसमें हो सकता है सदन चेंज करे, हो सकता है चेंज ना करे। अगर चेंज नहीं करती है, साधारण बहुमत से ही वापस क्या कर दिया जाता है, वही चीज़ रहने देंगे बोल के भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति उसमें कुछ नहीं कर सकती है, राष्ट्रपति को साइन करना होगा। लेकिन अगर अमेरिका के संदर्भ में है और अमेरिका के राष्ट्रपति चाह रहे हैं कि इसको क्या करना है, आप चेंज कीजिए, तो सदन को अगर चेंज नहीं करना है तो उसको विशेष बहुमत से क्या करना होगा, खारिज करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे चूंकि प्रेसिडेंशियल वाला में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होता है, इसीलिए यहाँ पे ये वीटो जो है वो किसको मिला हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को नहीं। भारत के राष्ट्रपति को बस इतना है कि पुनर्विचार के लिए आप भेज दीजिए, सदन के लोग अगर चाहेंगे तो बदलेंगे, नहीं चाहेंगे तो आपको फिर सिग्नेचर करना ही होगा। फिर है निलंबनकारी। निलंबनकारी वही है जब विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाता है, विधायिका के द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त कर देता है। यहाँ पे विशेष बहुमत चाहिए, उच्च बहुमत चाहिए, तब निरस्त होगा, तो विशेष वीटो। तो ये भारत के संदर्भ में नहीं है, अमेरिका के संदर्भ में। और हम लोगों के संदर्भ में साधारण बहुमत से ही निरस्त किए जा सकते हैं। धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संसद में लाने से पहले किसका सिफारिश लाया जाता है, तो राष्ट्रपति का आज्ञा लिया जाता है। तो पहले ही आज्ञा दे चुके हैं तो फिर से रोकने का क्या ही मतलब होता है ना। अब है पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना ही अस्वीकृत करता है। मतलब ना हाँ बोल रहा है, ना हाँ बोल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ खाएंगे कि नहीं खाएंगे, साइन करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, है ना। और जैसा कि आपको बताया, यहाँ टाइम लिमिट भी नहीं है कि 6 महीना में आपको बताना ही है कि आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो ये भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है विधेयक। इसका प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में किया गया था। ये NCERT में भी डिटेल स्क्रीनशॉट डाल के आपको हम पढ़ के बता दिए थे। संविधान संशोधन के संबंध में संबंधित अधिनियम, राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। यानी कि संविधान में अगर कोई संशोधन हो रहा है तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं है। और ये चीज जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन 1971 में, है ना, कि राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बनाया गया संविधान संशोधन के संदर्भ में। यानी संविधान संशोधन के संदर्भ में अगर दोनों सदन से कोई संशोधन पारित हो चुका है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो सीधे वो साइन करेंगे, है ना, उनके पास बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 न्यायिक जो है पावर के अंतर्गत क्षमादान का पावर है ना। तो क्षमादान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हथकड़ी है। और लास्ट एक ऑप्शन होता है राष्ट्रपति कि ठीक है, आप जो है कोर्ट में अपने खिलाफ जो भी आपके खिलाफ सबूत पेश किए गए थे उसको आप जो है खारिज नहीं कर पाए, हो सकता है गलत सबूत क्रिएट करके आपको अपराधी घोषित कर दिया गया है ना, या कोई मानवीय पक्ष हो सकता है
मजबूरी में आपको ये अपराध कर दिए गए, आप नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया कि वो अपराध आपसे हो गया। तो एक लास्ट चांस मिलता है आपको अपने बचाव का, वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका आप भेज सकते हैं और रिव्यू पिटीशन भी भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये भी आपको बताए थे डिटेल में। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका जाता है, राष्ट्रपति या तो उसको माफ़ कर सकते हैं या अभी देखेंगे यहाँ पे आपको 5 प्रकार बताया गया है, 5 प्रकार में कोई भी आपको क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा थोड़ा सा सहायता मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में वो माफ़ी दे सकती है, क्षमादान दे सकती है। अनुच्छेद 72 याद रखिएगा ना। चलिए, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में भी वो क्या कर सकती है, सुरक्षा दे सकती है। यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड है तो भी यहाँ पे क्षमादान राष्ट्रपति दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं कितने प्रकार के क्षमादान होते हैं। तो 5 प्रकार से वो क्षमादान दे सकते हैं। पहला है क्षमा, जिसमें दोषी के सभी दंड से मुक्त कर दिया जाता है, मतलब दोषी को किसी प्रकार को कोई दंड दिया ही नहीं जाता है। दूसरा है दंड का स्वरूप को बदलकर क्या करना, कम कर देना, यानी इसका एग्जांपल आपको दिए थे, यदि किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको क्या किया जा सकता है, कारावास में बदला जा सकता है। तो स्वरूप को ही क्या कर दिए, बदल दिए। फिर है परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि में कर देना, मतलब प्रकृति में परिवर्तन नहीं करेंगे। जिसका एग्जाम्पल दिया गया था कि 2 साल का कठोर कारावास है तो इसको 1 साल के कठोर कारावास में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अवधि टाइम में कम कर सकते हैं। फिर है विराम, दोषी के मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया है जिस समय हम उसको सजा नहीं दे सकते हैं तो उस समय उसको विराम यानी फुल स्टॉप लगाया जाएगा, लेकिन जैसे वो सिचुएशन खत्म हो जाएगा फिर से हम उसको क्या करेंगे, सजा को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कुछ समय के लिए उसके सजा को क्या कर सकते हैं, हम विराम कर सकते हैं या दे सकते हैं। हम कहने का मतलब कौन है, राष्ट्रपति, है ना। प्रधानमंत्री प्रविलंबन में किया गया है किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक, मतलब मान के चलिए कि उसको मृत्यु दंड मिल गया, फांसी मिलने वाला है, लेकिन कहीं से पता चल रहा है कि नहीं कि हो सकता है उसको गलत तरीके से फंसाया गया और मृत्यु दंड मिल रहा है, तो राष्ट्रपति तुरंत में वहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रविलंबन से उसको रोक सकते हैं। बोला जाएगा अस्थायी रूप से इसको अभी हम रोक रहे हैं, अगर इसका दंड सही होगा तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर पता चल जाए कि ये इसको फंसाया गया तो हो सकता है उसका फांसी का सज़ा जो है वो रोक दिया जाए। तो फांसी को ही विशेषकर इसमें रखा जाता है क्योंकि फांसी के बाद जो है जीवन तो वापस आएगा ना, इसलिए इमरजेंसी के समय ये प्रयोग किया जाता है ना। इमरजेंसी कहने का मतलब है इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी को तुरंत फांसी मिलने वाला है और फिर से कोर्ट जाएगा, मामला चलेगा तो वो लंबा प्रोसेस होगा ना, तो न्यायालय नहीं बल्कि यहाँ पे राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है आज इसको फांसी देने वाला है, अभी फिलहाल अस्थायी रोक लगाइए, फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि ये सही तरीके से इसको मतलब सज़ा मिला है कि नहीं मिला है। फिर से अगर सही तरीके से मिला होगा तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसी से संदर्भित कुछ केसेस हैं जिसमें दिया गया है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस, इसमें बोला गया था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इसको डिटेल अनुवाद को पढ़ाए थे, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि फांसी की सज़ा देने से पहले सामान्यतः देखा जाता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही फांसी का सज़ा दिया जाता है भारत में। फिर है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का 1980 का डिसीजन है, ये आपको डिटेल क्लास में छूट गया था, नहीं बताया लेकिन नोट्स में डाला हुआ है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति एब्सोल्यूट नहीं है। अब वहाँ पे जो नोट्स था उसमें कहा गया था कि इसकी समीक्षा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे इस केस को हम बताना भूल गए थे। इस केस में बोला गया कि वो एब्सोल्यूट असीमित नहीं है, इसका भी न्यायिक समीक्षा संभव है यदि क्षमादान का शक्ति का प्रयोग मनमाने, दुर्भावना या भ्रष्ट तरीके से किया गया है। तो आपको बताया गया था कि न्यायिक समीक्षा के परे इसको रखा गया है, लेकिन इस केस को याद रखिएगा, ये केस ये कहता है कि न्यायिक समीक्षा हो सकता है या अगर गलत तरीके से उनको क्या किया गया है, क्षमादान दिया गया है। अब चलिए लास्ट में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं राष्ट्रपति का पूरा लिस्ट, और इस तरह से हम लोगों का लगभग 1 घंटा में ये पूरा जो राष्ट्रपति था वो कंप्लीट हो गया ना। राष्ट्रपति में पहले राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, इससे संबंधित एक क्वेश्चन अगर टेस्ट में बनाए होंगे तो पूछा गया था कहाँ से है, तो बिहार से हैं, और लगभग सब कोई जानते हैं, प्रथम राष्ट्रपति हैं ये भी जानते हैं। 57 में पुनः ये राष्ट्रपति बनते हैं, यानी कि आज तक के इतिहास में एक ही व्यक्ति है जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। ये 99.3% वोट जीते थे सेकेंड टाइम में। फिर है डॉक्टर राधाकृष्ण, 98.3% इनको वोट मिला था और ये तीसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन इससे पहले 2 बार ये उपराष्ट्रपति रह चुके थे, 1952 से 62, यानी 10 साल है, तो दो टेन्योर इनका रहा होगा। इनको दार्शनिक राजा भी कहा जाता है, ये सवाल आपको एमसीक्यू में पूछा गया था इसीलिए यहाँ पे डाले। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबका यहाँ पे फोटो हम डालने का प्रयास किया शुरुआती जितने भी राष्ट्रपति थे, ताकि फोटो से भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। यहाँ पे निधन लिखा हुआ है, निधन से याद रखिएगा कि ये अपने पद में रहते ही इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। मरना तो सबको है, लेकिन पद में रहते इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया। ये भी उपराष्ट्रपति रहे थे 62 से 67 तक। अब जब मृत्यु हो गया
गया तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि राष्ट्रपति का पद किसी तरह से खाली हो जाता है अनुच्छेद 62, तो उपराष्ट्रपति जो है वो उस पद को ग्रहण करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो CJI या सुप्रीम कोर्ट के जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश है वो पद को ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से न्यायमूर्ति VV गिरी कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति थे 1967 से 69, और इसी बीच में इनका क्या होता है, देहांत हो जाता है 67 में ही, ठीक ना। तो इस तरह से उसके बाद VV गिरी को क्या करना था, राष्ट्रपति का पद के लिए इलेक्शन लड़ना था, इसलिए अपने पद से ये क्या करते हैं, त्याग देते हैं, त्यागपत्र देते हैं। 20 जुलाई जो है 1969 को पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव में उतरे, और इसके बाद जैसे कि इनका देहांत हो चुका है, अब VV गिरी जो है उपराष्ट्रपति ही थे, जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कर दिए, राष्ट्रपति कार्यवाहक तो बने थे लेकिन क्या कर दिए, वो त्यागपत्र दे दिया। अब इनको जो है चुनाव लड़ना। अब देखिए दोनों पद खाली हो गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो दोनों पद, इनका देहांत हो गया, ये उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र, तो ना राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, तो कौन बनेंगे, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि कार्यवाहक है यानी CJI बने थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे बने थे, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया था, राष्ट्रपति का देहांत हो चुका था और उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे चुके थे, है ना। चलिए ये है VV गिरी। तो इस तरह से VV गिरी जो है जब इलेक्शन लड़ते हैं तो वो जीतते भी हैं, लेकिन लगभग जो हम बोले थे कि देहाती भाषा में बोले भागा जोगी, तो 50.2%। इसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में देखने को मिला था, जिसमें हमको पता चलता है कि 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश SM सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से ये उपलब्ध हुए थे। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो हम बताए थे कि देखिए हर एक राष्ट्रपति के व्यक्तिगत जीवन से बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन कम से कम प्रीवियस ईयर में जो दिया गया है वो आपको याद होना चाहिए। बाकी सबका जीवनी तो आप अलग से पढ़ ही सकते हैं। फिर है फखरुद्दीन अली अहमद, इनका भी पद में रहते देहांत हो चुका था, और इस तरह से BD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो बने थे, क्यों, क्योंकि ये उस समय राष्ट्रपति थे, है ना। तो 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक ये रहे थे। फिर नीलम संजीव रेड्डी जो है वो जीते जाते हैं, और ये निर्विरोध है, यानी कि इनका जब चुनाव हुआ तो चुनाव हुआ ही नहीं, क्योंकि इनके विपक्ष में कोई उठे ही नहीं। जितना भी नाम था वो क्या कर लिया, वापस ले लिया गया, और इनके विपक्ष में कोई होगा नहीं तो इलेक्शन ही नहीं होगा। जब आपके विपक्ष में होगा तब ना इलेक्शन होगा, अब आपके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं है, तो ऐसा एकमात्र हमको यहाँ पे राष्ट्रपति इलेक्शन में देखने को मिला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 100% इसी को मिल गया, यानी इलेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं थे। फिर यहाँ पे 2 अवधि के लिए ये लोकसभा के क्या बने थे, अध्यक्ष भी रहे थे, ऐसा भी दिया गया था। तो ये भी सवाल पूछा था, ये याद रखिएगा। फिर ज्ञानी जैल सिंह, अभी वीटो पॉकेट वीटो के बारे में अभी पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा 1982 में बनते हैं। फिर 87 में R वेंकटरमन, जो कि ये भी उपराष्ट्रपति है। कभी पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ऐसा ऑप्शन मिल सकता है ना। तो याद रखिएगा कौन कौन राष्ट्रपति है जो कि उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित कर चुके थे। तो R वेंकटरमन है, ये उपराष्ट्रपति रहे थे। शंकर दयाल शर्मा ये भी उपराष्ट्रपति रहे थे। डेट आपको याद रहे चाहे ना रहे, कम से कम है ना ये याद होना चाहिए कि हाँ फलाना व्यक्ति जो है वो उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किए थे, और डेट याद रहेगा तब तो बहुत अच्छा है। 11वें राष्ट्रपति जो थे KR नारायणन, वो भी उपराष्ट्रपति जो थे उसका पद को सुशोभित कर चुके थे। 12वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और ये यहाँ लिखने का भी कोई जरूरी नहीं था, उम्मीद करते हैं सभी को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, जो कि 13वीं राष्ट्रपति थी, है ना ये। फिर 14वां नंबर में प्रणब मुखर्जी आते हैं। 25वां नंबर के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, और 16वां नंबर के राष्ट्रपति हैं वर्तमान की द्रौपदी मुर्मू, लेकिन यहाँ पे लिखा है 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो 15वां होगा, क्यों, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे थे, लेकिन इलेक्शन के तौर पे देखा जाए तो 16वां होंगे, है ना। तो इस तरह से ये आपका दिया हुआ था। एक ही व्यक्ति अभी तक के इतिहास में 2 बार राष्ट्रपति बने थे, इसीलिए यहाँ पे नंबरिंग जो है थोड़ा सा 1 नंबर का आगे पीछे हो गया, नहीं तो 16 का यहाँ पे 16 नंबर की द्रौपदी मुर्मू लिखा हुआ था। 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कौन होती, द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे जो कार्यवाहक हैं उनको काउंट नहीं किया गया, ये चीज़ ध्यान में आप रखिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग एक वीडियो में लगभग 1 घंटा के 50 मिनट के जो भी वीडियो है उसमें पूरे राष्ट्रपति को रिवाइज किए। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, आपका काम ही है देखना, लेकिन अगर YouTube में देख रहे हैं तो चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे डिटेल वाइज भी पढ़ा जाता है, फिर उसको रिवाइज करा जाता है। इसको आप खुद से अगर पढ़िएगा ना, खुद से पढ़िएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर पेज में 2 मिनट भी लगेगा तो 6 मिनट में आप इसको कवर कर सकते हैं। हम 40-50 पेज के अंदर पूरा पॉलिटी को कवर कर देंगे, और यानी कि लगभग 100 मिनट में
अगर 100 मिनट नहीं भी तो 120 मिनट में यानी 2 घंटे में पूरा पॉलिटी आपका रिवीजन हो जाएगा। और इस तरह से आप जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये है पावर ऑफ माइंड मैप, है ना। इसको आप लोग समझिए और इसका यूज कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।